जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये हम सबने सुना है। मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी सुनता था, और गलीपति से लेकर के राष्ट्रपति तक सबने ये कहा है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। क्या उपाय नहीं है? उपाय है। आपको जानकर के खुशी होगी मित्रों, मेरे यहां लोक अदालतों की सैंक्टिटी इतनी बढ़ी हुई है, इतनी बढ़ी हुई है कि लाखों की तादाद में वहां केस आते हैं, निपटारा होता है, और एक व्यक्ति को न्याय पाने का खर्चा सिर्फ 35 पैसे होता है, 35 पैसा। और लाखों की तादाद, और केस का लेवल ये होता है कि कभी कभी समझौता सैकड़ों करोड़ों के हिसाब किताब का होता है, जो अगर कोर्ट कचहरी में जाए तो 40-40 साल तक वो केस निकलना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्थाओं को विकसित किया जा सकता है। हमारे यहां भी काफी पेंडेंसी रहती थी। हमने हिंदुस्तान में पहली बार इवनिंग कोर्ट के कंसेप्ट को लागू किया। इवनिंग कोर्ट कंसेप्ट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर वही, कोर्ट तो चलती है 5 बजे तक, वहीं पर हमको शाम को 6 बजे के बाद दूसरी कोर्ट बिठाना शुरू कर दिया। वही इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब देश है, हर चीज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते तो कितना देर लग जाएगी। तो जो है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मुझे इजाजत दी, और उसके कारण इवनिंग कोर्ट चली, करीब 103 इवनिंग कोर्ट चली। और जो गरीब लोग थे और बहुत सामान्य प्रकार के केसेस थे, बेचारे को डेट होती थी तो पूरा धंधा रोजगार ऑटो रिक्शा चलाता है छोड़ करके कोर्ट में जाके बैठे रहना पड़ता था, फिर दूसरी डेट लग जाती थी। ऐसे गरीबों के सारे केस हमने शाम को इवनिंग कोर्ट में ट्रांसफर कर दिए। वो दिन भर रोजी रोटी कमाता है, शाम को आकर के कोर्ट में बैठ जाता है, जब नंबर लगता है फटाफट निर्णय होते हैं, और लाखों की तादाद में ऐसे छोटे छोटे लोग हैं, उनको न्याय मिल रहा है, उनके संकट दूर हो रहे हैं। तो चीजों को अच्छा किया जा सकता है। हमें अपनी व्यवस्थाओं से निराश होने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थाओं का कायाकल्प जरूरी है, प्राणवान बनाना आवश्यक है। और हमारे पूर्वजों ने तो ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी कि हमने सब उसको बर्बाद करके रख दिया है, और इसलिए हम उसको ठीक कर भी सकते हैं। और आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत मदद मिल सकती है, बहुत तेजी से कामों को इसमें भी आगे बढ़ाया जा सकता है। एक है युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं। युवाओं को लगता है कि सरकारी नीतियों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। ये किस सरकार की बात है मुझे मालूम नहीं, सब सरकारों का ऐसा नहीं है। जिसने सवाल पूछा वो शायद दिल्ली के कारण पूछा होगा, केंद्र सरकार के कारण पूछा होगा। सब सरकारों का ऐसा नहीं है। हम कहते हैं भारत दुनिया का सबसे नौजवान देश है, 65% जनसंख्या बिलो 35 है। एक अर्थ में हम बड़े भाग्यवान हैं, और इसके लिए आवश्यक है स्किल डेवलपमेंट। सारे विश्व में स्किल डेवलपमेंट ये प्राइम एजेंडा है, सारे विश्व का है जी। हम ही लोग एक ऐसे हैं। एक बार हमारी एनडीसी की मीटिंग थी, डेवलपमेंट का प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। 4-5 साल हुए होंगे शायद। तो उन्होंने अपना भाषण में कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट के 500 कोर्सेज शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा। फिर मेरी बारी थी, चीफ मिनिस्टर को बोलना था। मैंने कहा साहब आपको जानकारी देता हूं, चाइना में 50,000 है। अब क्या हुआ होगा आप अंदाज कर सकते हो। यानी हम इतने पीछे चल रहे हैं, इतना गैप है। स्किल डेवलपमेंट पर हम जितना बल देंगे, हमारे युवाओं की शक्ति बहुत कम। आज आप देखिए, एक तरफ बेरोजगारी की चर्चा है, लेकिन आपके घर में नल का ठीक करना है तो प्लम्बर नहीं मिल रहा है। आपके यहां वायरिंग करना है तो आपको आदमी नहीं मिल रहा है। रेफ्रिजरेटर खराब हो गया है, ढूंढना पड़ता है, यार कोई भेज देना, उसको क्या भेज देना। क्यों?
हमने स्किल डेवलपमेंट करके उनको स्वरोजगारी के लिए जो ताकत देनी चाहिए उसको प्राथमिकता नहीं दी। ये अगर हम प्राथमिकता दें तो बहुत बड़ा काम। दूसरा, पूरे विश्व को द बेस्ट क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है। आज दुनिया के पास टीचर्स नहीं है, दुनिया के पास नर्सेज नहीं है। क्या हम सपना नहीं दे सकते हैं कि हम टीचर एक्सपोर्ट करेंगे? आज दुनिया के देशों का टीचर एक्सपोर्ट करो मतलब क्या होता है? एक व्यापारी जाता है तो हो सकता है रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करके ले आएगा, लेकिन एक टीचर जाता है ना तो एक पूरी पीढ़ी को अपने साथ ले आता है। ये संभावनाएं पड़ी हुई है। कोई इस पर सोचे, विचार करें तो मुझे विश्वास है मित्रों कि उसको फिर सरकारी नौकरी में देखेगा भी नहीं, वो ऐसा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। उसको कोई जरूरत नहीं पड़ी गवर्नमेंट जॉब की। गवर्नमेंट को ढूंढने पड़ेंगे लोगों को, ये स्थिति पैदा हो सकती है। आपने कहा है कि पीएसयूज की स्थापना औद्योगिकरण में मददगार होने के लिए की गई थी, लेकिन आज ये भ्रष्टाचार और मुनाफाखोरी का केंद्र है। आप इस समस्या का समाधान किस रूप से देखते हैं? फिर मैं अपना ही एक्सपीरियंस से बात बताऊं। मैं नया मुख्यमंत्री बना था 2001 में। मैं भाषण नहीं करता, हल्की फुल्की बातें करूंगा तो चलेगा ना? है वही अच्छा रहेगा। मीडिया के काम कुछ आएगा नहीं, लेकिन आपको मजा आएगा। पहले ही दिन, अभी तो मैं सीएम बना गया और एक 30-35 लोगों का डेलीगेशन आया। अब नए मुख्यमंत्री बने थे तो मुझे लगा शायद वो माला वाला पहनाने के लिए आए होंगे। तो हमने कहा ये भाई क्या बात है? तो उन्होंने तो मेमोरेंडम निकाला। 2-3 एकदम से जोर जोर से फूट फूट के रोने लगे। मैंने कहा क्या हो गया एकदम से? अभी तो मेरा तो 24 घंटा भी नहीं हुआ है। हो क्या गया आपको? तो बोले हमारा गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बंद होने जा रहा है, जेएसएफसी, और हम बर्बाद हो जाएंगे। कहां जाएं? 25-25 साल वहां नौकरी किया है, कोई जगह नहीं दिखती साहब, बचा लीजिए। अच्छा, हमें भी किसी ने ब्रीफ नहीं किया था कि मामला क्या है, और मैं तो यहां दिल्ली में रहता था, अचानक वहां गया था तो मुझे मसला भी मालूम नहीं था जी। हम तो, मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा समय दीजिए। बड़ी मुश्किल से उनको शांत रखा। काफी 2-3 लोग बड़े रो रहे थे। मैंने कहा भाई मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो मैंने अपना माइंड अप्लाई करना शुरू किया। मेरे यहां ये जो पीएसयूज थे वो करीब करीब डूबने के कगार पर थे। और आमतौर पर हिंदुस्तान में अनुभव ये कहता है कि पीएसयूज का जन्म ही मरने के लिए होता है। या तो लुढ़क जाते हैं, या ताले लग जाते हैं, या बिक जाते हैं, यही होता है। और उपाय भी 2 ही होते हैं, या तो उसको बंद करो या उसको बेच दो, यही होते हैं। मैंने माइंड अप्लाई किया। मैंने कहा भाई क्या कोई तीसरा ऑल्टरनेट नहीं होता है क्या? मैंने 1-2 मीटिंगें की। हमने कहा भाई वी हैव ए थर्ड ऑल्टरनेट, और मेरा तीसरा ऑल्टरनेट है हम हमारे पीएसयूज को प्रोफेशनलाइज करें। अगर हम हमारे इन इंस्टीट्यूशंस को प्रोफेशनलाइज करेंगे, इंस्टीट्यूट की तरफ चले, वो अगर बिजनेस यूनिट है तो बिजनेस यूनिट की तरफ चले तो स्थिति बदलेगी। सीएजी का रिपोर्ट 2001-2 का देख लीजिए। गुजरात के पीएसयूज 4000 करोड़ रुपए का घाटा करते थे। 2011-12 का सीएजी का रिपोर्ट देख लीजिए, वही पीएसयूज 4000 करोड़ का प्रॉफिट करते हैं। कोई राज्य आगे बढ़े तो इनको लगता है मेरा तो एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% होता है और शिवराज जी का 18 हो गया, मारो शिवराज को। ऐसा नहीं चलता है भाई। वो 18% ग्रोथ करता है तो हिंदुस्तान की झोली में है। ये मूल
सोच बदलने और मेरा स्पष्ट मत है, प्रधानमंत्री और दिल्ली में कैबिनेट, इसको हम संपूर्ण टीम न माने। प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, ये रियल में देश चलाने की टीम है। और इसलिए संघीय ढांचे के संबंध में लेटर एंड स्पिरिट के साथ उसकी इज्जत होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए और उसका महात्म्य बढ़ते रहना चाहिए। ये ताकत बन जाएगी, ये बिल्कुल है। और मैं तो इसके आगे भी एक सोच का व्यक्ति हूं, हमें धीरे धीरे जैसे राज्य ताकतवर बने, राज्य आर्थिक रूप से गतिविधि करने वाले बने, ऐसा भी समय आने चाहिए कि हमारे बड़े बड़े महानगर जो हैं वो भी एक प्रकार से इतने पनपे कि देश की इकोनॉमी के वो ड्राइविंग फोर्स बन जाए। अब आप मुझे बताइए, मुंबई की इकोनॉमी को मूव कौन करता है? क्या दिल्ली से होता है क्या? प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है क्या? नहीं होता है जी। मेरे यहाँ सूरत, क्या सूरत में गांधीनगर से चलाता हूं क्या? सूरत के अंदर अपना बलबूता है, वो खड़ा हुआ है, चल रहा है। वैसे ही हिंदुस्तान में 50-100 शहर भी ऐसे बन जाए जो ऐसे वाइब्रेंट इकोनॉमी वाले हो। अब देखिए साहब, देश कैसा चल पड़ता है जी। इसलिए इन चीजों को हमारी शक्ति समझे, हम इसे संकट न समझे। और इसलिए जिस सज्जन ने बुरा न माने, लेकिन ये तो विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये विचार देश का भला नहीं करेगा। केंद्र और राज्य करों के मामले में आपने अधिकारियों को खोना नहीं चाहते, अधिकारों को शायद लिखा, जिस वजह से जीएसटी लागू नहीं हो पा रही है। स्वीकृत लक्ष्य लागू करने के लिए आपके पास क्या, आपके फील्ड का एक सवाल आया। बाकी एक नागरिक के नाते आपके कंसर्न सही थे, लेकिन ये आपके फील्ड का है, इसलिए मैं कह रहा हूं। एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग जीएसटी के पक्ष में है। किसी को ये दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरी वित्त मंत्री जी से बात हो रही थी, तो जीएसटी के संबंध में चर्चा चल रही थी। मैंने कहा, साहब, जीएसटी की सफलता का मूल आधार क्या है? तो थोड़ी देर मेरे सामने देखते रहे। मैंने कहा, साहब, जब तक इंटरनेट नेटवर्किंग नहीं होता है, ऑनलाइन ऑपरेशंस नहीं होते हैं, तब तक जीएसटी इंप्लीमेंटेशन इम्पॉसिबल। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी पहली आवश्यकता है। आपने उसको किया है क्या? तो उन्होंने अपने पीएस को बुलाया। अरे भाई, ये मोदी जी कह रहे हैं, क्या हुआ है? तो उसने कहा, सब उनकी बात सही है, अभी फाइल आई है, अभी हफ्ते में हो जाएगा। मैंने कहा, फिर आइए आप। एक बार जो प्राथमिक काम कर वो नहीं हुई है हमारे देश में। जीएसटी का बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया है, और इसलिए जो ये आज बार भी पार्लियामेंट में। तो सर्विस सेक्टर के बीच मोदी उनकी शंकाओं को दूर करते हुए, उनके सवालों के जवाब देते हुए तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वापस सिविक सेंटर आपको ले चलेंगे।